हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग बच्चों एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लास्ट सेशन में मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, जिसमें मैंने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में डिस्कस किया था, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में मैंने क्लासिफाई किया था कनेक्टिव टिश्यूज़ को। तो उसमें मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने क्लासिफाई किया। तो मैट्रिक्स इसमें कैसा, उसके बेसिस पे, जैसे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड में दो ग्रुप हैं, एक है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल, फिर उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल क्या था, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, सॉलिड एंड मिनरलाइज्ड होता है। और इसमें दो एग्जाम्पल है, एक है कार्टिलेज और दूसरा है बोन। तो कार्टिलेज और बोन पढ़ना है। फ्लूइड बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम लोग को कहाँ पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को। और आगे हमें पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोगों ने पहले बताया दो चीज़ें पढ़ना है, कार्टिलेज और बोन। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो पहला पॉइंट तो हमेशा लिखना ये क्या है, दैट्स द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइजेशन क्या है, क्योंकि यहाँ का मेन जो मैट्रिक्स है ना, वो नॉर्मली जैसा मैट्रिक्स होता है सेल्स में उससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। जैसे कि मिनरलाइज्ड हो जाए या फ्लूइडी नेचर का हो जाए, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है यहाँ के लिए। ओके, तो यहाँ पे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ में यहाँ पे मैट्रिक्स कैसा, सॉलिड मैट्रिक्स होता है और फॉर्म द इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है, इंटरनल फ्रेम ऑफ द वर्टिब्रेट, दैट इज बोन जो होता है उससे क्या होता है, हम लोग का एक फ्रेमवर्क बनता है और उसके ऊपर हार्ड मांस जैसे नहीं बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये मसल्स बाकी ऑर्गन इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। सपोर्ट द बॉडी, सपोर्ट द बॉडी, तो इस बॉडी को कैसे सपोर्ट करेगा, तो वही इंडोस्केलेटन जो है वो बॉडी को सपोर्ट करता है ना, एक फ्रेमवर्क दे रहा प्लस बॉडी को सपोर्ट दे रहा। सपोर्ट मतलब इन सेंस कह सकते हो जैसे जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं ना, टिके हुए हैं ना, तो दैट्स ड्यू टू द इंडोस्केलेटन के वजह से। और ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करा, जैसे ये लीवर है, लीवर नहीं मान लो, चलो हम लोग हार्ट ले लेते हैं। हार्ट कहाँ पे, तो ये थोरेसिक कैविटीज़ के अंदर में पैक रहता है। थोरेसिक मतलब जो सीना है, चेस्ट है, तो यहाँ पे रिब है और अंदर बीच में चारों बगल से है ना, देखो बोन ही बोन है, उसको क्या किया, प्रोटेक्ट करके रखा। और साथ में हेल्प करता है लोकोमोशन। तो लोकोमोशंस के लिए बच्चों दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक है स्केलेटल सिस्टम और एक मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम भी कहीं ना कहीं तो क्या कर रहा है, लोकोमोशंस में हेल्प कर ही रहा है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका मैट्रिक्स जो बच्चों यहाँ पे डेंस होता है और सॉलिड जैसे होता है। सॉलिड क्यों हुआ, तो मिनरलाइजेशन की वजह से, डेंस एंड मिनरलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ मिनरल, ठीक है ना, डिपोजिशन ऑफ मिनरल, स्पेशली जैसे कैल्शियम के सॉल्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो डिपोजिट होते हैं। तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल इट बिकम हार्ड हो जाता है तुम्हारा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बॉडी को सपोर्ट करा तो इसलिए इसका नाम एक और रख देते हैं, सपोर्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हो, सपोर्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। दैट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी। और इसमें दो कैटेगरीज है, कार्टिलेज और बोन। तो एक एक करके हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं कार्टिलेज। ओके, अगर इन दोनों में देखें, कार्टिलेज और बोन में, तो लास्ट में एक कंपेरिजन करेंगे बच्चों इस क्लास के लास्ट में। तो लास्ट तक अच्छे से ध्यान से देखते जाना, तो कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, मैं जितना हो सकता है मैक्सिमम कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्ट छूटा उटा रहेगा तो डाउट सेशन में तुम लोग कवर कर लेना, बट मैक्सिमम जो भी है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो तो मैं 100% इसी सेशन में कवर कर लूँगा। तो चलो देखते हैं कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में कवर अगर कंपेयर करें तो कार्टिलेज थोड़ा सा क्या होता है, उससे फ्लैक्सिबल होता है। देखो सॉलिड तो दोनों है ना, सॉलिड दोनों है, लेकिन ये पेलिएबल होता है। पेलिएबल्स का मतलब होता है कि अगर मान लो हम इसको मोड़ना चाहें तो ये है, इसको मोड़ना चाहें तो ईजिली ऐसे फोल्ड हो सकता है, मतलब ससेप्टेबल टू द स्ट्रेन और स्ट्रेस अगर जैसे डालेंगे, स्ट्रेन डालते हैं, स्ट्रेन जो भी है, तो वो फोल्ड हो जाएगा ईजिली। तो पेलिएबल्स कहा जाता है, मतलब अपना आप के शेप को चेंज कर सकता है। उसके बाद शेप चेंज करा तो दैट मीन्स क्या होगा, रेसिस्ट द कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन सेल्स, तो रेसिस्ट करता है, कंप्रेशंस को रेसिस्ट कर सकता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज कॉल्ड द कॉन्ड्रीन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ड्रीन कहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट्स द कॉन्ड्रीन। और ये कॉन्ड्रीन जो बना रहता है बच्चों, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन्स का बना होता है।
म्यूकोप्रोटीन्स का बना रहता है। मतलब इसमें कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन्स प्लस अदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्लस प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड होता है, हैविंग द कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट 1 और म्यूकोपॉलीसेकेराइड 2। म्यूकोपॉलीसेकेराइड में हाइलोरोनिक एसिड्स होता है और प्लस कुछ प्रोटीन इसके साथ जैसे कोलेजन ओलेजन इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें देखो कौन कौन से सेल्स है, तो 3 सेल्स याद करो फटाफट, एक है कॉन्ड्रियोसाइट, एक है कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोक्लस्ट। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सेल्स है बच्चों वो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स ही जो है ना, इसी के डिवीजन से बनता है बाकी के अदर सेल्स बनते हैं, ठीक है, इसी के सेल से अदर बनता है। तो इसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है वो है आपका कॉन्ड्रियोसाइट। तो कॉन्ड्रियोसाइट ये होता है, इनक्लोज होता है किसमें, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, उसको बोलते हैं लैक्यूना। तो लैक्यूनास के अंदर ये सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? दूसरा उसके बाद है तुम्हारा कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है और अरेंज होता है पेरिफेरल साइड में अरेंज होता है कार्टिलेज के, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। तो ये एक तरह से कह सकते हो मदर सेल्स हो गया, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स, इसीलिए कहते हैं इसको कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स कहते हैं। और सेल्स ऑफ कार्टिलेज किसको बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स को बोलते हैं। और एक और तरह का सेल्स है कॉन्ड्रियोक्लस्ट सेल्स, जो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब उसको डिस्ट्रॉय मतलब इन नेगेटिव सेंस नहीं बच्चों, जैसे मान लो कि अब कार्टिलेज को रिप्लेस करके हमें बोन बनाना है और बनता भी है, तो बोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कार्टिलेज को वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये कॉन्ड्रियोक्लस्ट सेल्स ये काम करता है। अब इसका अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट अगर हम देखें थोड़ा सा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स इसमें क्या है आपका, इसमें हो गया आपका बच्चों कौन सा सेल्स बोला था, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स है ना, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स, ये है कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स। जब ये डिवाइड करता है, डिवीज़न होता है इसके अंदर, तो ये बनाता है कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। तो ये है कार्टिलेज का सेल्स। बट यही क्या होगा जब बच्चों ये कंबाइन करता है, कंबाइन में तो फ्यूज़ होता है, कंबाइंड या फ्यूज़ होता है, तो ये बनाता है कॉन्ड्रियोक्लस्ट सेल्स, कॉन्ड्रियोक्लस्ट सेल्स का फॉर्म करता है। तो ये कार्टिलेज ईटिंग सेल्स, कार्टिलेज सेल्स ऑफ कार्टिलेज और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, 3 हो गया। अब ये जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है, ये मान लेते हैं, ये ब्लूइश जो है ये मान लेते हैं, ये है मान लो कोई कार्टिलेज है और ये हल्का सा ब्लूइश होता है। पेरिफेरल पार्ट्स में यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम होता है, तो पेरिकॉन्ड्रियम में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्लस इसके बीच में यहाँ पे बच्चों, जैसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये है आपका साइड में जो सेल्स है, ये है आपका कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स, ये है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब नीचे आओगे तो ये पूरा पोर्शन जो है ना, पूरा पोर्शन इस तरह से कार्टिलेज के मैट्रिक्स से भरा होता है, कॉन्ड्रिन से भरा होता है, पूरा मैट्रिक्स हर जगह मैट्रिक्स पूरा 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 मैट्रिक्स से भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रहता है। तो स्पेस देखो दिखा देते हैं, स्पेस इस तरह से, यहाँ पे मान लो ये स्पेस हो गया एक, ये दूसरा स्पेस हो गया, ये तीसरा स्पेस हो गया, है ना, और ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, समझ लो, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के स्पेस होता है। इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं लैकुना, और इसी लैकुनास के अंदर बच्चों जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है वो रहता है। तो यह बना रहा हूँ मैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे एक कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, यहाँ पे दूसरा कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, और यहाँ पे एक्चुअली में 2 कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया था। तो ये जो स्पेस हो गया, इस स्पेस को लैकुना कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लैक्यूना। और इसके अंदर ये जो सेल्स है, ये है तेरा कॉन्ड्रियोसाइट सेल, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स इसमें 1 से लेकर 4 तक हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक लैकुना के अंदर 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ पे आपको बोला था, एक बार फिर से देख लो। द सेल्स इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, कॉन्ड्रियोसाइट इनक्लोज इन द लैकुना, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स अरेंज इन द पेरिफेरली ऑफ द कार्टिलेज नोन एज द कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोक्लस्ट क्या हो गया, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग या ईटिंग सेल्स, वट एवर यू वांट कह सकते हो, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कार्टिलेज का जो मेन फंक्शंस है वो क्या है। तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है बच्चों, तो ये क्या कहता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल टू द बॉडी पार्ट,
ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे बोन जो होता है वो रिजिड होता है और उसके साथ ही ये बोन के साथ ही कार्टिलेज जुड़ा रहता है, तो थोड़ा सा बोन भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, मूवमेंट में ईजी रहता है। उसके अलावा क्या कहता है, प्रिवेंट वेयर एंड टीयर ऑफ द बोन्स ड्यू टू द फ्रिक्शंस। तो दो बोन्स जहाँ पे जुड़ते हैं उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए जहाँ पे दो बोन आपस में अटैच होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे क्या जोड़ दिया जाता है, कार्टिलेज जोड़ देते हैं, जिससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो फ्रिक्शन है, वेयर एंड टीयर, वो कम हो जाएगा, इस पर लोड वगैरह कम पड़ेगा। ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो टाइप ऑफ कार्टिलेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 कार्टिलेज हम लोग बनाते हैं। एक है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइबरस कार्टिलेज, तीसरा है बच्चों कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो हालांकि मैंने पहले सोचा था कंपैरेटिव पढ़ाते, लेकिन थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से अलग अलग कर दिया। तुम लोग चाहे तो इसको एक साथ कंपैरेटिवली लिख सकते हो, चारों को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है। एनीवे, चलो आ जाते हैं। पहला है हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज का सबसे स्पेशल चीज़ जो है बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ग्लास के जैसा, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास लाइक देखने में ग्लास के जैसा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें फाइबरलेस मैट्रिक्स होता है। फाइबरलेस, अगर फाइबर्स होगा तो बहुत ही फ्यू कोलेजन्स फाइबर्स होता है, अदरवाइज फाइबर्स होता ही नहीं है। तो जेल के जैसा होता है, जैसे ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो घटिया क्लास का क्वालिटी का ग्लास होता है, उस तरह का ये दिखता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्केलेटन्स इज कंपोज्ड ऑफ द कार्टिलेज। कहने का मतलब इसको और आसान भाषा में बोले तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड विद द बोन इन एडल्ट। मतलब हम लोग के बॉडी में जो मैक्सिमम जो बोन है ना, वो कभी ना कभी क्या थे, कार्टिलेज थे। अब वही धीरे धीरे क्या हो गए, बोन से रिप्लेस्ड हो गए। तो हाइलिन कार्टिलेज ही मॉडिफाइड होके बच्चों आगे चल के क्या बनाता है, ये बनाता है आपका बोन बनाता है। तो इसमें रिप्लेसमेंट बोन हम लोग कह सकते हैं, रिप्लेसिंग बोन कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट में टाइप ऑफ बोन पढ़ेंगे तो वहाँ बता दूंगा। तो इसी से कह रहे हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज होता है, वो आगे चल के रिप्लेस्ड होने लगता है, धीरे धीरे बोन में हो जाता है। तो दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले बोन बनता है या कार्टिलेज, तो ऑब्वियस सी बात है पहले कार्टिलेज बनता है। तो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में मैक्सिमम कार्टिलेज ही होता है, बट धीरे धीरे ये कार्टिलेज बोनी पार्ट से रिप्लेस हो जाता है। अब हाइलिन कार्टिलेज कहाँ मिल सकता है, तो लैरिंग्स मतलब इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स, जहाँ से साउंड प्रोडक्शन होता है, साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। नेजल सेप्टम बच्चों, नाक के अंदर क्या होता है, एक पार्टीशन वाल होता है, तो 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट देता है। इसी पार्टीशन वाल को बोलते हैं नेजल सेप्टम, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कभी फाइट किया है, लड़े उड़े हो, तो नाक से ऐसे ब्लडिंग आता है ना, तो इसमें ये हाइलिन कार्टिलेज ही, दैट इज नेजल सेप्टम, अगर रैप्चर होता है तो ब्लीडिंग होता है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर कर लेता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रैकियल रिंग। तो ट्रैकियल रिंग बच्चों क्या होता है, लैरिंग्स के नीचे जब उतरोगे, ये लैरिंग्स था, तो ट्रैकिया आता है। फिर उसके बाद ये बट के ब्रोंकाई बनाएगा, और ब्रोंकाई इधर से लंग्स में इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका मेन जो पार्ट है, ट्रैकियल पार्ट, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होता है, वो भी इनकम्प्लीट शी शेप रिंग होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रैकियल रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रैकियल रिंग कहते हैं इसको, ट्रैकियल रिंग कहेंगे हम लोग इसको। ठीक है, याद रहेगा, दैट्स अ ट्रैकियल रिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे होता है ट्रैकिया के अंदर होता है, लंग्स के ऊपर, जहाँ से एयर इंटर करता है, स्टार्ट करना। उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज जो रिब का टर्मिनल होता है ना, जैसे मान लो ये रिब है, सी शेप ऐसे रिब होता है, तो रिब का जो टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे इस तरह से अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज का एक कोटिंग होता है। ओके, इसी को हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिब। ये हो गया हाइलिन कार्टिलेज का। एक और इसमें एग्जांपल याद रखना, न्यूक्लियस पल्पोसस। तो एक्चुअली में हम लोगों में बच्चों जो नोटोकोड होता है ना, वो तो बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन उस नोटोकोड के बीच में सेंटर में थोड़ा सा क्या होता है, पल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, उसी का नाम है न्यूक्लियस पल्पोसस। तो न्यूक्लियस पल्पोसस ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है ना, उनमें बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो नोटोकोड प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है आगे बता दूंगा मैं, जब बोन देखेंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा।
इंटरवर्टिब्रल डिस्क इतना ध्यान रख लो, जैसे दो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक बोन, पीछे जो होता है ना रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर एक अरेंज होता है, तो दोनों के रीढ़ की हड्डी के बीच में उसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्री, एक को बोलते हैं वर्टिब्री और पूरे को वर्टिब्रल कॉलम। तो दो वर्टिब्री के बीच में क्या होता है, वहाँ पे एक आपका कार्टिलेज होता है, वाइट फाइबरस कार्टिलेज, उसी के बीच में होता है ये न्यूक्लियस पल्पोसस होता है तुम्हारा, ठीक है। और उसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ओके, तो ये था हाइलिन कार्टिलेज। दूसरा आ जाते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज के बाद है फाइबरस कार्टिलेज। फाइबरस कार्टिलेज बच्चों यहाँ पे दो ग्रुप में बांट सकते हैं, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है वाइट फाइबरस कार्टिलेज और एक होता है येलो फाइबरस कार्टिलेज, या इसको इलास्टिक कार्टिलेज भी कह सकते हो। बस अंतर क्या है, यहाँ पे देखो अब फाइबर्स प्रेजेंट होता है और फाइबर होने से थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, ठीक है। और इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वाइट फाइबर्स, वाइट मतलब बोला है कोलेजन फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होगा, कोलेजन फाइबर। और अगर हम देखते हैं तेरा येलो इलास्टिक कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज, तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होता है। ओके, ये इलास्टिक फाइबर। तो जस्ट इसमें क्या है, मतलब कह सकते हो कि हाइलिन कार्टिलेज ही मॉडिफाइड हो गया है, बट उसमें फाइबर्स कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है, तो उसका नाम चेंज हो गया फाइबरस कार्टिलेज। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देखो एक है ना इन, कहाँ पे है तेरा इसमें, ये है आपका ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री, और ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री को क्या बोला, अभी जस्ट बता रहा था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो अगर डायग्राम से अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जैसे मान लें कि ये है एक वर्टिब्रल डिस्क, ये है एक वर्टिब्रल डिस्क, बाकी इसमें स्पाइन ऐसे निकला हुआ रहता, और ये दूसरा वर्टिब्रल डिस्क। तो ये दो वर्टिब्रल डिस्क जो है बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, तो इन दो वर्टिब्रल डिस्क के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, और इस कुछ ना कुछ में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, इस कुछ ना कुछ में क्या होता है, यहाँ पे यही क्या होता है आपका वाइट फाइबरस कार्टिलेज होता है। और इस वाइट फाइबरस कार्टिलेज का ही नाम क्या रखा हम लोगों ने, इसका नाम रखा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नाम रखा है। मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट्स अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। स्पेलिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसी के बीच में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ रहता है, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, ठीक है। अब आता है एक दूसरा है पीविक सिम्फेसिस। तो पीविक सिम्फेसिस जो है बच्चों, हिप रीजन मतलब जाना है ना, जहाँ पे पैर अटैच्ड होता है, उस पूरे पोर्शंस को पीविक बोन कहते हैं, सॉरी पीविक बोन है, कॉक्सियल बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग देख लेना इसमें, कॉक्सियल बोन कहते हैं, या उसको हीप बोन भी कह सकते हो। और इस हीप बोन में एक रीजन होता है वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब पेट वाले साइड में, पेट के जस्ट नीचे, तो वेंट्रल साइड में एक पीविक रीजन होता है। और ये पीविक रीजन आपस में जब ऐसे जुड़ता है, ये है पीविक रीजन वेंट्रल साइड में, ठीक है, जब जुड़ता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में वाइट फाइबरस कार्टिलेज होता है। और इसी वाइट फाइबरस कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीविक सिम्फेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पीविक सिम्फेसिस। तो फिर से एक बार सुनो, वेंट्रल साइड में कॉक्सियल बोन का जो पार्ट जुड़ा रहता है, तो ये पूरा ऐसे ना, ऐसे पूरा ऐसे राउंड शेप होता है, ऐसे, ठीक है, पूरा राउंड शेप होता है। तो ये जहाँ पे जुड़ता है वेंट्रल साइड में, मतलब आगे पेट के जस्ट नीचे, तो वहाँ पे एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, उसी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को पीविक सिम्फेसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं आपका एलो इलास्टिन कार्टिलेज। तो एलो स्टालिन कार्टिलेज में हम लोगों ने देखा कि इलास्टिक कार्टिलेज होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये देखो ऐसे, जैसे एयर पिना, कान को ऐसे फोल्ड करते हैं ना, मास्टर जी कान पकड़ के खींचते हैं, तो वो जो फोल्ड होता है वो एयर पिना होता है। टिप ऑफ द नोज, तो एयर पिना और टिप ऑफ नोज दोनों में सेम काइंड ऑफ कार्टिलेज होता है, और वो कार्टिलेज है एलो इलास्टिक कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अलावा एपिग्लॉटिस और यूस्टेशियन ट्यूब, इनमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब मुझे पता है तुम्हें यूस्टेशियन ट्यूब नहीं पता होगा, पहले एक बार बताया था, याद ही नहीं होगा। यूस्टेशियन ट्यूब बच्चों, ये क्या होता है, मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ता है, मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ता है ना। मतलब कान का जो मिडिल ईयर है और मुंह जो है, माउथ जो है, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसके हेल्प से, यूस्टेशियन ट्यूब की हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं। आगे जब आओगे एयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डायग्रामेटिकली भी मैं दिखा दूंगा कैसा है, नहीं तो अभी देखना है तो एनसीईआरटी में जाके एयर वाले डायग्राम में यूस्टेशियन ट्यूब आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, सर्च क्या करना, पेज पे मिल जाएगा आराम से। एपिग्लॉटिस,
तो जहाँ पे ग्लॉटिस होता है, जहाँ से एयर इंटर करता है ट्रैकिया के अंदर, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और उसको गार्ड करने के लिए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस का मेन काम होता है कि कहीं विंड पाइप में कोई फूड ना चला जाए, उससे बचाने का काम करता है इपीग्लॉटिस। ओके, तो ये सारे के सारे एलो कार्टिलेज हैं, एलो इलास्टिक कार्टिलेज। लास्ट आ जाते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है हाइलिन कार्टिलेज का। इसमें बस ज़्यादा डिपोजिशन होता है कैल्शियम साल्ट का, जिससे ये हार्ड हो जाता है लाइक बोन, लेकिन बोन नहीं है, कैल्शिफाइड कार्टिलेज है। और ये पूरे कार्टिलेज में सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज माना जाता है बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज। ओके, लोकेशन में कहाँ मिलेगा, द हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस। फीमर मतलब पैर वाला बोन, सबसे लंबा बोन होता है, और ह्यूमरस हाथ वाला बोन। तो अगर मान लो जैसे ये बोन हम बनाते हैं, कोई भी लॉन्ग बोन ले ले, तो इस लॉन्ग बोन के, ये जो जैसे मान ले लॉन्ग बोन है, तो इस लॉन्ग बोन का जो टर्मिनल होता है ना, इसके ऊपर यहाँ पे एक कार्टिलेज का कोटिंग होता है। ये कार्टिलेज का कोटिंग है, और इसी कार्टिलेज के कोटिंग को हम लोग कहते हैं आपका हेड कहते हैं, ठीक है ना। तो हेड ऑफ फीमर और ह्यूमरस, तो ये सब क्या होता है, थोड़ा सा कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो बोन स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो मैन में बात है, मतलब ह्यूमंस में। उसके अलावा नॉन ह्यूमन जैसे कि फ्रॉग में सुप्रास्केपुला एंड पीविक ऑफ द पेल्विक जो पार्ट होता है, पेल्विक गडल्स का जो पीविक पार्ट होता है ऑफ फ्रॉग में, ये भी क्या होता है, ये भी कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। इसके अलावा जो शार्क का वर्टिब्री होता है, वर्टिब्री ऑफ शार्क SH, ठीक है ना, शार्क, ये भी क्या होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो मेरे हिसाब से तुम ये एग्जांपल याद रखो, हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस ऑफ मैन, और दूसरा वर्टिब्री ऑफ द शार्क, क्योंकि फिश तो पढ़ना भी है हम लोग को। क्लियर है। तो ये था टाइप ऑफ कार्टिलेज। आगे बढ़े उससे पहले ये क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा इसमें। चलो ट्राई कर लिया ना, चलो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल एयर्स एंड द नोज टिप एग्जाम्पल ऑफ। तो अभी जस्ट देखा था ह्यूमन का एक्सटर्नल एयर, दैट इज एयर पिना, और नोज टिप, ये दोनों किस तरह के स्केलेटल स्ट्रक्चर के बने हुए, सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर के। थोड़ा सा कंफ्यूज इससे करा, सपोर्टिव स्केलेटल, तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू किसको बोला था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को ही तो बोला था ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा, ठीक है। लिगामेंट होता है डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर अलग हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बोन स्पेशलाइज्ड है, लेकिन वो नोज ऑफ टिप और एयर पिना में नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बोन। तो बोन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा, ये भी आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, और चूंकि ये सपोर्ट करता है इसलिए हम उसको सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहते थे। बोन जो है नॉन फ्लेक्सिबल हार्ड टिश्यू होता है, मतलब पूरे टिश्यू में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टिश्यू अगर पूछता है तो बोन ही होता है, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल, रिजिड, सॉलिड, ठीक है ना। नॉन पेलिएबल वर्ड भी इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्टिलेज क्या था, पेलिएबल था ना, बट ये नॉन पेलिएबल होता है, मतलब अगर हम इसको स्ट्रेच देंगे, स्ट्रेन देंगे तो ये टूट जाएगा, ये फोल्ड नहीं होगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। ओके, इसका जो मैट्रिक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसके मैट्रिक्स में मैंने पहले ही बताया था कि कार्टिलेज हो या बोन हो, इसका मैट्रिक्स क्या होता है, मिनरलाइज्ड होता है। तो इसमें बोन में करीब करीब 65% इनऑर्गेनिक और 35% ऑर्गेनिक मैटर होता है, और 65 में सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम के सॉल्ट वगैरह जो है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब सॉल्ट सबसे ज़्यादा, उसमें भी सबसे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा पूरा इनऑर्गेनिक में। अगर देखें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में तो सबसे ज़्यादा ये है आपका 80% के आसपास होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में, इनऑर्गेनिक मैटर्स में अकेला कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा होता है 80% के आसपास।
इसके अलावा इसमें फाइबर्स में क्या हो सकता है, कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, कोलेजन फाइबर होता है। और इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ओसिन प्रोटीन कहते हैं। मैट्रिक्स में पहले ही बताया कैसा होता है, नॉन पेलिएबल होता है। और इसमें सेल्स अगर हम देखें तो जस्ट लाइक आपके कॉन्ड्रियोसाइट की तरह, उसी तरह इसमें क्या होता है, ऑस्टियोसाइट होता है और ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। एंड इवन इसमें भी क्या होता है, ऑस्टियोक्लस्ट सेल्स भी होता है। तो इसमें एक है ऑस्टियोक्लस्ट सेल्स। तो ऑस्टियोसाइट बोन ऑफ सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लस्ट सेल्स तो ये बोन डिस्ट्रॉइंग या ईटिंग सेल्स कह सकते हो, ओके। और जो बोन है वो स्पेशली मैमल्स की बात करें अगर, तो मैमेलियंस बोन जो है दैट्स विल रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ किसके, हेवर्शन कैनाल के वजह से जाना जाता है। इसमें हमको हेवर्शन कैनाल भी मिलेगा। अब हेवर्शन कैनाल क्या होता है, स्पेशली लॉन्ग बोन में मिलता है मैमल्स के। ये क्या होता है इसको आगे हम लोग और सीखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही यूनिक है बच्चों कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स ध्यान रखना, मैट्रिक्स तो देखो कोई भी टिश्यू होता है तो उसमें किस चीज़ का बना होता है, तो ये सेल होता है प्लस मैट्रिक्स होता है। सब में यही था, हम लोगों ने देखा तब से पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में फाइबर्स हो सकता है, आपके पॉलीसेक्राइड दैट इज़ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स वगैरह हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, तो ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना वो लैमेलीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लैमेलीज एंड लैकोनीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैमेली। लैमेली दैट मीन्स एक लैमीला, मतलब लेयर कह सकते हो। किस फॉर्म में रहता है, लेयर के फॉर्म में रहता है तुम्हारा, ठीक है। किस फॉर्म में, तो इसको हम बोल सकते हैं LAYER, लेयर के फॉर्म में रहता है, परत दर परत, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन जो दिख रहा है तुम्हें, लाइनिंग जो दिख रहा है ये है लैमेली, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में बीच में बच्चों इस तरह से आपको स्टार जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये स्टार जो है ना यही है आपका ऑस्टियोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल्स क्या होता है, स्टार शेप कह सकते हो, इरेगुलर होता है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के प्रोसेसेस इस तरह से निकला हुआ रहता है, इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के प्रोसेसेस निकला हुआ रहता है, समझ में आ रहा। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस इस तरह से, तो यहाँ पे समझ सकते हो ये क्या है। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ओके। तो डिटेल में देखिए तो पहले, उसके पहले जो सेल्स जो था बच्चों, उस सेल्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा क्या था, यहाँ पे आपका ऑस्टियोसाइट सेल्स था, ऑस्टियोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल्स जो है यहाँ पे ढेर सारा लैमेलीज की फॉर्म में रहता है। तो जैसे ये एक ऑस्टियोसाइट सेल्स, ये दूसरा ऑस्टियोसाइट सेल्स एंड सो ऑन। और इस पे बहुत सारे इस तरह से प्रोसेसेस निकला हुआ रहता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो जस्ट सिंपली बनाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो इसमें ये सारे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है बच्चों, ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, एक सेल दूसरे सेल से। अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सब कहाँ रहता है, लैकोनीज के अंदर होता है। लैकोनीज क्या होता है, तो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है मैट्रिक्स के अंदर, मतलब यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स का पार्ट है, ये सब समझ लो, समझे, ये सब मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर स्पेस है, उसी स्पेस के अंदर ये ऑस्टियोसाइट सेल्स होता है, और इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्पेस को कहते हैं लैकोनी। मतलब ये स्पेस है और इस स्पेस के अंदर इस तरह से ऑस्टियोसाइट सेल्स रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है स्पेस, क्या कहलाता है, लैक्यूना कहलाता है। और अब यहाँ से जैसे प्रोसेसेस निकला, तो प्रोसेसेस के अराउंड भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ थोड़ा मोड़ा स्पेस होता है। तो इस थोड़े मोड़े स्पेस को क्या कहते हैं, इस थोड़े मोड़े स्पेस को जो इन दो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के अराउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनालिक्यूली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैनालिक्यूली, CANALICULLI, कैनालिक्यूली। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा ट्राई करना, स्पेलिंग जो मैं बोला उसको देख के, ठीक है। नहीं तो डाउट क्लासेस में वहाँ पे डिस्कस कर लेना, बट फिर भी इतना भी ख़राब हैंडराइटिंग नहीं है मेरा भी। चलो, तो ये कैनालिक्यूली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये ऑस्टियोसाइट सेल्स और ये सब के सब क्या है, इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, दैट्स क्लियर।
और ये हो गया तुम्हारा इसमें ऑस्टियोसाइट सेल्स, ये है ऑस्टियोसाइट से, यहाँ लिख देता हूँ ये ऑस्टियोसाइट सेल्स, और ये आपस में लिंक्ड रहता है, तो इस तरह से अरेंज रहता है। एनीवे अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो यहाँ पे हेवर्शन कैनाल, वॉल्कमैन्स कैनाल, लैमेलीज, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। बट पहले अगर हम एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लॉन्ग बोन के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, 3 या 4 कह सकते हो, 4 रीजन में बांट सकते हैं। तो एक हो गया तुम्हारा ईपीफाइसिस, सबसे किनारे प्रॉक्सिमल ईपीफाइसिस, और ये देखो डिस्टल ईपीफाइसिस। तो ईपीफाइसिस उसके बाद ईपीफाइसिस के जस्ट नीचे एक एरिया होता है, ये वाला पर्टिकुलरली, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। नीचे भी देखो मेटाफाइसिस, ठीक है। अब इस दोनों मेटाफाइसिस के बीच में जो ये साफ्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? डायाफाइसिस। अब इस बोन के सेंटर में अगर हमें देखेगा तो यहाँ पे एक कैविटी दिखता है बच्चों, इसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटीज़। ये क्या कहलाता है? दैट्स अ मेडुलरी कैविटी। और इसी मेडुलरी कैविटीज़ के अंदर ये आपका एलो बोन मैरो भरा हुआ रहता है, ठीक है, दैट्स अ एलो बोन मैरो, इसके अंदर फील्ड रहता है। अब इस बोन के हम ईपीफाइसिस रीजन में अगर देखते हैं ये वाला, तो यहाँ पे स्पॉन्जी बोन होता है, क्लियर है। और अगर हम इसी बोन का जो साफ्ट है, मतलब जो डायाफाइसिस रीजन है, उसका ये किनारा वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो यहाँ पे देयर इज़ 2 टाइप ऑफ बोन्स हमें दिखा, एक है आपका स्पॉन्जी बोन, ठीक है, और एक क्या दिखा हम लोग को, एक दिखा कॉम्पैक्ट बोन। आगे और इसको अच्छे से करेंगे। अब ये कॉम्पैक्ट बोन है और ये स्पॉन्जी बोन है। एनीवे जो स्पॉन्जी बोन है वहाँ पे छोटे छोटे कैविटीज़ दिख रहे हैं ट्रैबेकुलीज के वजह से, और इस कैविटीज़ में भरा होता है रेड बोन मैरो। क्या भरा रहता है? यहाँ पे जो स्पॉन्जेस दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे कैविटीज़, इसके वजह से ये स्पॉन्जी बोन कहलाता है, और इसके अंदर भरा रहता है आपका रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो जो है ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशंस करता है, दैट मीन्स इरिथ्रोपोइटिक नेचर का होता है। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रोपोइटिक नेचर। मतलब इरिथ्रोपोइटिक नेचर का मतलब ब्लड बनाने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लड बनने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस लिख लेना, इसको तुम लोग डेफिनेशन भी लिख लेना, इरिथ्रोपोइसिस और इरिथ्रोपोइटिक। तो जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो इरिथ्रोपोइटिक नेचर का होता है, दैट इज़ आरबीसी डब्ल्यूबीसी के सेल्स को बना सकता है और बनाएगा भी। क्लियर है? एनीवे अब इस बोन के अराउंड इस तरह से ब्लड वेसल्स होता है, और ये ब्लड वेसल्स अंदर तक पेनेट्रेटेड होता है, मतलब जो बोन होता है वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं थोड़ा इस स्ट्रक्चर को और जूम ले लेता हूँ, साफ्ट वाले पोर्शंस को स्पेशली। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं साफ्ट वाले लॉन्ग जो बोन है उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही बताया था कि यहाँ इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लैमेलीज की फॉर्म में रहता है। तो सबसे बाहर वाला लैमेलीज जो हो गया इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेलीज, और इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में हमें दिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेवर्शियल लैमेलीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेवर्शियल लैमेलीज, ठीक है। और इसके अलावा जो बीच में बच गया सर्कल के बीच में उसको इंटरस्टिशियल लैमेलीज कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल लैमेली, सर्कमफेरेंशियल लैमेली एंड कॉन्सेंट्रिक लैमेली, इसी को हम लोग हेवर्शियल लैमेली भी कहते हैं। हेवर्शियन कैनाल के अराउंड रहता है इसलिए हेवर्शियल लैमेलीज भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो कैनाल यहाँ दिख रहा है जिसके अंदर ये ब्लड वेसल्स हमें दिख रहा है, वेन आर्टरीज इसके अंदर, तो ये वेन और आर्टरी जिस पार्ट में होता है दैट्स कॉल्ड द, इसी को हम बोलते हैं हेवर्शियल कैनाल। इसी का अगर एक हम वर्टिकल सिंपल डायग्राम लेते हैं तो ये हेवर्शियल कैनाल हो गया, और इसके अंदर बच्चों इसके अंदर ब्लड वेसल इस तरह से रहता है, और इसके किनारे किनारे ये हमें जो दिख रहा है ना कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में, यही है लैमेलीज। और बीच बीच में इस तरह से ये जो दिख रहा है ना डार्क वाला, इस तरह से सेल बना स्टार शेप, इस तरह से ये सब सेल्स बना हुआ है, ये सब स्टार शेप ये सेल्स है, इस तरह से समझ में आ गया। और सेंटर में जो कैनाल है यही है हेवर्शियन कैनाल। अब ये देखो जैसे ये हेवर्शियन कैनाल, ये हेवर्शियन कैनाल दिख रहा है ना,
नहीं दिख रहा तो देखो ध्यान से, ये है वर्शियल कैनाल और ये है वर्शियल कैनाल, ठीक है। अब इन दोनों हेवर्शियन कैनाल को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है ये वाला पार्ट। दैट मीन्स कौन सा पार्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शंस कर रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्कमैन्स कैनाल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वॉल्कमैन्स कैनाल कहलाता है ये वाला। तो वॉल्कमैन्स कैनाल क्या हो गया, बोन के परपेंडिकुलर हो गया, और बोन के वर्टिकली अगर होता है तो वो होता है आपका हेवर्शियन कैनाल। तो यहाँ पे हेवर्शियन कैनाल और वॉल्कमैन्स कैनाल, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स भरा हुआ रहता है। इसी के अंदर क्या होता है, इन्हीं दोनों के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ये सब होता है, जिसके वजह से बोन का जो नेचर हो गया ना, वो कैसा हो गया, बोन का नेचर हो गया आपका वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब हो गया कि ब्लड वेसल्स होता है, और इसमें न्यूट्रिशनल सप्लाई आराम से होता रहता है। न्यूट्रिशनल सप्लाई बहुत ईजिली होता रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था, यहाँ पे ट्रैबेकुली। तो स्पॉन्जी बोन में इस तरह से क्या होता है, आउट ग्रोथ रहता है बहुत सारा, छोटे छोटे बीच में देखो वाइड है यहाँ पे, और इसी वाइड के अंदर वो रेड बोन मेरो भरा रहता है। अगर ये यहाँ कहाँ पे है, अगर ईपीफाइसिस रीजन में है तो, दैट्स ईपीफाइसिस रीजन में अगर है तो यहाँ पे क्या रहता है, इस रीजन में अगर है तो यहाँ पे इस तरह से ट्रैबेकुली मिलता है, और इसी ट्रैबेकुलीज के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें आपका रेड बोन मेरोज भरा हुआ रहता है। ये लिखा ना देखो, रेड बोन मेरो, तो रेड बोन मेरो भरा हुआ रहता है। इस डायग्राम को आराम से लिख लो, जितना मैंने बताया, देखो कॉम्पैक्ट बोन बताया, मेडुलरी बता दिया है, ये सब जितने भी वर्ड्स मैंने डिस्कस किया लिख लेना। और अभी जब कार्टिलेज पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था ना कि कोई भी लॉन्ग बोन का जो टर्मिनल होता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, तो ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज एक तरह का क्या है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पर लिख लेना, ये क्या है, ये भी एक हाइलिन कार्टिलेज, ये भी क्या है, हाइलिन कार्टिलेज का वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्लियर यहाँ तक। और ये देखो एनसीईआरटी में इसी डायग्राम को देखो, ये जो हम लोगों ने अभी बनाया ना, ये वाला डायग्राम, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, समझी। तो काफ़ी कोड वर्ड में है तो समझ में नहीं आता, बट आई होप कि अब तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसमें जो बोन मैरो था उस पर भी डिस्कस करना पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा, तो उसको हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं, बट अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है। तो टाइप ऑफ बोन्स में हम लोगों ने दो देखा, एक होता है आपका कॉम्पैक्ट बोन और एक हो गया स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन्स को ही कैंसलस बोन भी कहा जाता है, और इनका जो डिफरेंशिएशन है इन दोनों का, वो सबसे बड़ा चीज़ है इसका हेवर्शियन कैनाल। अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट, अगर नहीं है एब्सेंट है तो स्पॉन्जी बोन। और कॉम्पैक्ट बोन हम लोगों ने कहाँ देखा, तो जो साफ्ट वाला मतलब लॉन्ग बोन्स का जो साफ्ट है उसमें प्रेजेंट होता है ना। तो डेंस आउटर लेयर ऑफ ऑल बोन आर फॉर्म्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कोई भी डेंस आउटर लेयर देखते हैं तो कॉम्पैक्ट बोन का बना रहता है। और स्पॉन्जी बोन का देखें, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ द ओपन लेटिस ऑफ द बोन कॉल्ड द स्पॉन्जी। लेटिस वही ट्रैबेकुलीज था, लेबेटिकुलीज से उसमें छोटे छोटे लैकुनीज, तो उसी को लेटिस स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो लेटिस स्ट्रक्चर या लेटिस स्पेस कह सकते हो, उसका बना हुआ रहता है। वॉल्कमैन्स कैनाल की बात करें तो जहाँ पे हेवर्शियन कैनाल होगा वहीं पे वॉल्कमैन्स कैनाल भी रहता है। तो ये देखो स्पॉन्जी बोन में एब्सेंट है हेवर्शियन कैनाल और वॉल्कमैन्स कैनाल। ट्रैबेकुली कहाँ मिलता है, तो स्पॉन्जी बोन में मिलता है, और इसी के अंदर रेड बोन मेरोज भरा रहता है, जहाँ पे छोटे छोटे वाइड होते हैं उसके अंदर भरा रहता है। और ट्रैबेकुलीज कॉम्पैक्ट बोन में नहीं मिलने वाला है, समझ गए ना। तो ये कॉम्पैक्ट बोन और आपका स्पॉन्जी बोन, इस वाले डायग्राम में एक बार फिर से देख सकते हो। देखो यहाँ पे है स्पॉन्जी बोन और यहाँ पे है कॉम्पैक्ट बोन। तो स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन दोनों बोन एक साथ यहाँ पे देख सकते हो। तो जो टर्मिनल है दैट इज़ ईपीफाइसिस कहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ईपीफाइसिस में स्पॉन्जी बोन होता है और जो डायाफाइसिस होता है उसमें कॉम्पैक्ट बोन होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ बोन्स। अब आ जाते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो मैंने पहले बताया, येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में ही कैपेबिलिटी होता है ब्लड बनाने के लिए, समझी। यहाँ पे देखो, द हेमोपोइटिक टिश्यू प्रेजेंट इन बोनी कैविटीज़। और कौन से बोनी कैविटीज़, तो स्पॉन्जी बोन था, वहाँ पे हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है या हेमोपोइटिक टिश्यू होता है। वो किसमें, स्पॉन्जी
बोन के ट्रैबेकुली वाले पोर्शंस में, जहाँ पे वाइड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो बोन मेरो एंडोस्केलेटन में ही मिलता है एडल्ट वर्टिब्रीज में। एडल्ट वर्टिब्रीज में बोन मेरोस मिलता है, अब वो चाहे रेड बोन मेरो या येलो बोन मेरो। तो येलो बोन मेरो में एडिपोज टिश्यू होता है, येलो बोन मेरो। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल था ना एडिपोज टिश्यू का। और एडिपोज टिश्यू में भी कौन सा एक था ना ब्राउन एडिपोज टिश्यू और वाइट एडिपोज टिश्यू। तो ये वाइट एडिपोज टिश्यू का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप लोग जब नोट्स में लिखो तो इसको वाइट लगा के लिख लेना, वाइट एडिपोज टिश्यू। रेड बोन मेरोज में यहाँ पे आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है, और आरबीसी ज़्यादा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हेमोपाटिक स्टेम सेल्स इसके अंदर होता है, इसलिए ये ब्लड का फॉर्मेशंस करेगा। लोकेशन कहाँ बोला, तो ये येलो बोन मेरो शाफ्ट ऑफ द बोन में रहता है, और शाफ्ट मतलब बीच वाला, और ये रेड बोन मेरो टर्मिनल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स बिटवीन द ट्रैबेकुलीज के बीच में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस, तो येलो बोन मेरो का काम होता है फैट स्टोरेज, और रेड बोन मेरो का काम होता है ब्लड फॉर्मेशन हेमोपोइसिस में इन्वॉल्व होना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा कंपोज्ड ऑफ माइलोइड टिश्यू। तो माइलोइड टिश्यू जो होता है, माइलोजिनस टिश्यू जो होता है, इसी का काम होता है ब्लड कॉर्पसेल्स का प्रोडक्शन करना ईपीफाइसिस रीजन में, तो ये काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रेड बोन मेरोज हो गया। क्लियर है? अब लास्ट देखते हैं हम लोग इसमें फंक्शन ऑफ बोन। तो फंक्शन ऑफ बोन में क्या क्या करेगा, तो बहुत देर से हम लोग पढ़े, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। उसके अलावा दूसरा क्या कहता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। तो जो भी सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन है, जैसे हार्ट है तो उसको क्या कहता है, रीब केज प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद लिम्ब बोन्स सर्व एज अ वेट बेयरिंग फंक्शन। तो लिम्ब बोन मतलब जैसे पैर है तो पूरे बॉडी के वेट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है और वेट को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करता है। तो लिम्बिक बोन क्या करेगा, सर्व्स एज अ वेट बेयरिंग फंक्शंस। उसके बाद है टेक पार्ट इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इसका रोल होता है। पांचवा होता है तुम्हारा ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन, ब्लड सेल्स क्या होता है, बोन मैरोज के अंदर बनता है, और स्पेशली यहाँ पे मेंशन करके रखना रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है, रेड बोन मैरोज के अंदर होता है। और दूसरा बहुत सारे सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, फॉस्फेट के सॉल्ट इसी में स्टोर होते हैं, तो एक स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। जब भी कैल्शियम की कमी होगी ना तो कैल्शियम इसी जगह से निकल के, बोन से निकल के ये आ जाता है, कहाँ पे, ब्लड में आ जाता है। तो जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो यही पूरा करता है। क्लियर है? लास्ट इसमें देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे थोड़ा जस्ट ये स्टडी पर्पस के लिए है और कुछ नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए। तो एक है ड्राई बोन और एक है डीकैल्सिफाइड बोन्स, ठीक है। तो ड्राई बोन्स सिंपली कैसे बनाएंगे, जैसे डेड बॉडी से हम बोन को निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे ट्रीटेड एट हाई टेम्परेचर। तो उसमें क्या होगा, सारा वाटर कंटेंट उसमें से इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं भी लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, नॉन लिविंग पार्ट रहता है, दैट इज़ मिनरल पार्ट। ओनली क्या मिलेगा, ओनली क्या रहता है, ओनली जो आपका मिनरल पार्ट है वही प्रेजेंट मिलेगा। बट अगर हम इसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl से ट्रीट कर देते हैं तो क्या होगा, तो इसमें से जितने मिनरल पार्ट वो सब निकल जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट बच जाता है। तो इस केसेस में क्या रहता है, इसमें ओनली ऑर्गेनिक पार्ट रहता है, ऑर्गेनिक पार्ट रहता है। तो है बोन मैरोज, उसमें क्या होता है, बोन मैरोज में लिविंग स्ट्रक्चर विच कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ओनली ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहता है। ऐसा क्यों हुआ है, जैसे ही तुम डाइल्यूट HCl से ट्रीट करोगे तो उसमें जो भी कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, ये HCl के साथ रिएक्ट करके और वहाँ से धीरे धीरे ये सॉल्ट वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, रिमूव हो जाएगा और हट जाएगा यहाँ से। क्लियर है? चलो ये तो रहा भैया हमारा ड्राई बोन्स और डीकैल्सिफाइड। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखना। व्हाट हैपन इफ़ द बोन ऑफ फ्रॉग इज केप्ट इन द डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। अभी जस्ट बताया मैंने, HCl में रखने से उसमें मिनरल पार्ट हट जाता है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, दैट इट बिकम फ्लेक्सिबल्स। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही हैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाए। मिनरल ही नहीं है तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल हो, जैसे सेल्स होता है। सेम क्वेश्चंस अगर हम इसको KOH सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, तो KOH में डालोगे तो यहाँ पे लिखा अनइन्फेक्टेड है, टर्न ब्लैक, बियर इनटू द पीसेस और इट श्रिंक, छोटा हो जाएगा। अरे KOH में अगर हम डालते हैं
तो ये प्रोटीन को डाइल्यूट करता है, प्रोटीन को रिमूव करता है, तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अनअफेक्टेड रह जाएगा। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि बोन जो है ना, बोन दैट बिकम ब्राइट इन कलर, तो इसको हम लोग नाम रख देते हैं, अगर कीवर्ड से स्ट्रीट करोगे तो इसका नाम रख देते हैं ब्राइट बोन। क्या रखते हैं? ब्राइट बोन रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका बच्चा एक्स्ट्रा ज्ञान। अब लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे देख लेते, लास्ट ही है ना? नहीं लास्ट नहीं, अभी तो हमें कंपेयर भी करना है, ठीक है? कंपेयर भी करना है। तो लास्ट में यहाँ पे टाइप ऑफ बोन्स, तो ये भी अब तो जैसे स्टडी पर्पस के लिए किया था, अब ये फॉर्मेशन के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस। तो अगर फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे होता है कार्टिलेजिनस बोन, एंडोकॉन्ड्रियल बोन, या इसी को बोलते हैं रिप्लेसिंग बोन। तो बेसिकली ये जो बोन है ये कार्टिलेज को रिप्लेस करके बना था, फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्टिलेज बोन। तो ऐसे भी मैक्सिमम बोन हमारे बॉडी में क्या होता है? ये कार्टिलेजिनस बोन ही होता है। ह्यूमरस, फीमर, रीब, रेडिया, अल्ना, टिबिया, फेबुला, सब जितने भी मैक्सिमम तुम्हें बोन मिलेंगे वो सब तुम्हारा कार्टिलेजिनस बोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस बोन या इन्वेस्टिंग बोन, या इसको डर्मल बोन कह सकते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि स्किन का जो डर्मिस लेयर होता है उसके ऑसिफिकेशन से बनता है। ओसिफिकेशन एक टर्म्स था, अभी मैंने यूज़ नहीं किया। ओसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन प्रोसेस। तो बोन फॉर्मेशन प्रोसेस ऑसिफिकेशन, तो डर्मिस ऑफ द स्किन के ऑसिफिकेशन से बनता है। तो वही लिखा देखो, इट फॉर्म इन द डर्मिस ऑफ द स्किन एंड इन्वेस्टेड ओवर प्रेजेंट कार्टिलेज। तो भाई पर कार्टिलेज उसको रिप्लेस करके हट जाएगा, तो उसके ऊपर मतलब कार्टिलेज के ऊपर पार्ट रहता है। जैसे स्कल बोन हो गया, खोपड़ी के अंदर जितने भी बोन है, तो खोपड़ी के अंदर कौन कौन सा बोन होता है आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में। बट ऐसे भी ध्यान रखते हो, फेशियल बोन, क्रेनियल बोन, ये सब चीज़ें उसी के पार्ट्स हैं। उसके अलावा क्लेविकल को बोलते हैं कॉरल बोन या सोल्जर बोन कहते हैं। गले के नीचे सामने एक रिब जैसा मैंने रिब के जस्ट ऊपर एक बोन होगा, हाथ से लगा के छू के भी देख सकते हो, उसको बोलते हैं क्लेविकल्स बोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? डर्मल बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिस्मोइडल बोन। तो सिस्मोइडल बोन टेंडम की ऑसिफिकेशन से बनता है। टेंडन है ना, टेंडन क्या था? तो बोन टू बोन लिगामेंट, तो ये बोन टू मसल्स क्या हो गया? टेंडन हो गया। बोन टू लिगामेंट टेंडन्स, तो ये जिसका एग्जांपल है पटेला। पटेला क्या होता है? घुटने पे एक छोटा सा नी कैप होता है ना, हाथ से लगा के देखोगे तो ये हिलता भी रहता है, किसी से अटैच नहीं रहता। पटेला, तो इसको बोलते हैं सिस्मोइडल बोन्स। उसके अलावा विसरल बोन, तो विसरल बोन्स जो है ये फॉर्म्ड होता है बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्म्ड व्हेन द डिटैच बोन कम टेंडम्स। ठीक है ना, ओके ये गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एनीवे विसरल बोन ध्यान रखना, ये इसका पार्ट है ना, इसका पार्ट है, इसके साथ जोड़ लो। चलो यहाँ पे कोई नहीं, करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो करेक्शंस में क्या करना है आपको, इस पॉइंट्स को भी क्या करना है बच्चों, इसको आपको इसी पॉइंट में लिख लेना है। देखो इसमें फॉर्म्ड व्हेन द डिटैच बोन, मतलब इसी का आगे कंटिन्यूटी में है। देख फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडम, उसके बाद कॉमा, टेंडम क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन द डिटैच बोन्स कम टेंडन्स, मतलब मैंने ये बोन्स क्या हो गया? डिटैच होकर अलग हो गया। विसरल बोन फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑस कॉर्डिस, तो ऑस कॉर्डिस जो होता है हार्ट के अंदर एक छोटा सा बोन होता है, ये आपका डियर जो होता है, डियर हिरन वगैरह ना, उसके में अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब डियर के हार्ट के अंदर आपका जो हार्ट का टिश्यू वही मॉडिफाइड हो गया, ऑसिफाइड हो गया, उसके वजह से ये बन गया है तुम्हारा, तो इसको ऑस कॉर्डिस कहते हैं। ऑस फेल्सीफेरम्स, उसके अलावा एक और है इंटरेस्टिंग है, ऑस पेनिस। टाइगर, लायन, जो जितने कार्निवोरा हैं, टाइगर लायन स्पेशली, इनके पेनिस में भी क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो पेनिस के टिश्यू से डिटैच होकर बना हुआ था, इसका नाम है ओस पेनिस। क्लियर है? अब इस ओस पेनिस का यहाँ पे कोई पेनिस के इरेक्टेलेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट बोन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसको ओस पेनिस हम लोग कहते हैं। तो दैट्स अ टाइप ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस। तो किसके ऑसिफिकेशन से बना, वो यही चीज़ हम लोगों ने समझाया।
अब यहाँ पे बच्चों हम लोग एक कंपेयर कर लेते हैं, बोन और कार्टिलेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो बोन और कार्टिलेज में फटाफट कर लेते हैं, देखो क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें ओसिन कहते हैं, इसमें कॉन्ड्रिन कहते हैं। मैट्रिक्स अकर इन द कॉन्सेंट्रिक लैमेलिज की फॉर्म में रहता है, बोन के अंदर कॉन्सेंट्रिक लैमेलिज की फॉर्म में, बट यहाँ पे लैमेला एब्सेंट होता है, यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म में रहता है, तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बोन सेल्स में ऑस्टियोसाइट सेल्स होता है, लाइज इन द लैकुनीज सिंगली, एक लैकुनीज के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होता है। लेकिन कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, और लाइज सिंगली और इन ग्रुप 2 और 4 होता है, किसके अंदर, इन लैकुनीज के अंदर। और ग्रोथ इन द कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल होता है, बट यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में मुझे पीछे जाना पड़ेगा। देखो इस केसेस में देख, यहाँ पे बोन का जो ग्रोथ है बाहर से भी होता है, दैट इज़ पेरीऑस्टियम साइड से, और अंदर से भी होता है, दैट इज़ एंडोऑस्टियम्स के साइड से होता है। अब इसी को देखो यहाँ पे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एंडोऑस्टियम है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर एंडोऑस्टियम है तो बोन का ग्रोथ इधर से भी हो रहा है, ठीक है, और ये पेरीऑस्टियम है तो बोन का ग्रोथ इधर से भी हो रहा है, तो दैट इज़ बोथ डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दोनों डायरेक्शन में होता है। बट कार्टिलेज में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में पेरिकॉन्ड्रियम होता है, एंडोकॉन्ड्रियम तो होता नहीं है, इस वजह से यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑस्टियोसाइट इसमें प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे सेल्स ऑस्टियोसाइट। लैकुनीज सेंड आउट द कैनालिकुलीज, बट यहाँ पे कार्टिलेज में कैनालिकुलीज एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑस्टियोसाइट में प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है और उसके अराउंड अगर जो लैकुनीज होता है उसी को कैनालिकुली कहते थे। बोन जो होता है इज सराउंडेड बाय द टफ, ठीक है ना, शीथ कॉल्ड द, इसको क्या बोलते हैं, पेरीऑस्टियम्स, बाहर वाला पेरीऑस्टियम, और इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, इसमें भी शीट होता है, टफ शीट होता है, और वो कोलेजन फाइबर का वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जाके पीछे वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में नोट्स में देख सकते हो। तो पेरीऑस्टियम पेरिकॉन्ड्रियम दोनों वर्ड यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो दोनों के अंदर एक टफ लेयर होता है वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ का, ठीक है, वाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ का प्रेजेंट होता है तुम्हारा। तो ये रहा बच्चों आपका बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस। अब एक छोटा सा टॉपिक है फ्लूइड कनेक्ट, हालांकि इसको मैंने पहले ही बोला था, ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना, बट फिर भी कुछ खास पॉइंट जस्ट मैं बता देता हूँ, एक ओवरव्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ में यहाँ पे फाइबर्स नहीं होता है, फाइबर फ्री होता है, ओके। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये नॉन डिवाइडिंग मैट्रिक्स, इसमें डिवाइडिंग मैट्रिक्स होता है, डज नॉट सीक्रेट मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं, मैट्रिक्स यहाँ से अलग अलग कंपोनेंट, जैसे किडनी भी कंट्रीब्यूट करता है, एलिमेटिक कनाल भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और फ्लूइड का बेसिकली, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स में, जैसे न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जो भी कंपोनेंट ब्लड में उन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ब्लड हमें 2 तरह के सेल से मिलके बना होता है ब्लड, ठीक है ना, 2 सेल से बना होता है ब्लड, RBC, WBC, और इसके अलावा एक प्लेटलेट्स भी होता है, हालांकि ये सेल नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको फॉर्म्ड एलिमेंट में कंसिडर करते हैं। और दूसरा जो ये दोनों ब्लड क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा ये भी है लिम्फ। तो लिम्फ जो है ये ब्लड से ही बना होता है, तो ब्लड का इसका कॉम्पोजिशन सेम होता है ब्लड प्लाज्मा की तरह, बस उसमें RBC नहीं होता है, बस इतना अंतर। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये तो जस्ट ओवरव्यू बता रहे, नहीं भी पढ़ोगे इसको यहाँ से तो भी काम चलेगा, इसको हम लोग डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। बाकी ये डायग्राम सब याद रखना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों के डायग्राम दे रखा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस बन सकता है। बाकी बच्चों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में जाके आप इस ब्लड को और लिम्फ को डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का, तो वहाँ पे आपको ब्लड लिम्फ मिल जाएगा, ब्लड क्लोटिंग सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी NCERT के हिसाब से और नीट के हिसाब से बनाया गया है, आपके नीट एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, या बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।